बग्गा साहब से मुलाकात करने का। बग्गा साहब, स्वागत है आपका, लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, धन्यवाद सर। सबसे पहले बताएं सर, ये पिछले 2 दिनों में और स्पेशली कल जो तस्वीर बदलती हुई दिखी है कि अब कहीं न कहीं युद्ध के ठंडे पड़ने के संकेत हो रहे हैं, बातचीत शुरुआत होने के संकेत हो रहे हैं, भरोसे के लायक है या फिर अभी भी वो पर्दे के आगे कहानी कुछ है और पर्दे के पीछे कुछ और? हाँ जी अनिल जी, देखिए कह नहीं सकते क्योंकि सेनाएं इतनी छिड़ी हुई है और न्यूक्लियर है तो वो जरूर रहता है, बट ये तय है कि एक नेटो में यूक्रेन नहीं आएंगे। और जैसे हम कहते रहे अनिल जी, पूरा विश्लेषण दिसंबर से जब रूसी सेना एनसर्कल कर रही थी, मैं यही कह रहा था फिनलैंड का मॉडल अपनाइए न्यूट्रलिटी का। फिनलैंड और स्वीडन अगर इतने वेस्टर्नाइज्ड नेशन है, रशिया के करीब है बट न्यूट्रल है, और वो कोल्ड वॉर के थ्रू वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वो इस तरह से रह पाए, तो आपको जरूरत नहीं थी। तो नेटो ने धोखा दिया यूक्रेन को। उनको बोलते रहे 2008 से ज्वाइन कर सकते हैं आप, बट जर्मनी ने दरवाजा बंद किया हुआ था और जर्मनी अभी भी दरवाजा बंद करके बैठा है। तो अब ये फाइनली अंडरस्टैंडिंग आ रही है यूक्रेन की जो राजनीति है उसको, कि रहना तो रशिया के साथ है और न्यूट्रलिटी की तरफ रहेंगे, बट देश 2 टुकड़ों में बट जाएगा, आधा रशिया को चला जाएगा, आधा यहां रहेगा और वहां से युद्ध विराम होगा। ये अब डर की बात क्या है? डर की बात एक है कि कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह बढ़े, जो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो लोग क्या छोड़ेंगे। दूसरा, डिफेंस इंडस्ट्री के मुंह बहुत खून लग गया। अब देखिए, जर्मनी जो खर्चा ही नहीं करता था, जब उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र खोल के देखे यूक्रेन भेजने के लिए, देखा बहुत पुराने हैं। $100 बिलियन का जर्मनी खर्चा करने जा रहा है आर्मामेंट्स पे। तो डिफेंस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जान माल का नुकसान यूक्रेन को हुआ। बहुत आसान सॉल्यूशन था, फिनलैंड बन जाना चाहिए था, रशिया से हाथ मिलाना चाहिए था, अपने लोगों को बचाना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। और मैं कहूंगा जितना भी मीडिया में जेलेंस्की के शौर्य की और उनके धैर्य की बिल्कुल प्रशंसा की जा रही है, मैं उसका कायल नहीं हूं, क्योंकि पहले आपको लोगों को बचाना था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना था, उसमें आप नहीं कर पाए, उसको हासिल नहीं कर पाए। तो ये सब रशिया के लिए भी बहुत बड़ी हार है, क्योंकि लगा था कि 2 दिनों में जो वेस्टर्न, आप रैंड कॉर्पोरेशन की स्टडीज देखिए, जेन की स्टडीज देखिए अनिल जी, जो मिलिट्री वाले करते हैं स्टडीज, 2 दिन से ज्यादा बाल्कन स्टेट्स या यूक्रेन रशिया के आगे नहीं टिक सकते थे। इन्होंने इतने दिन तक रशिया को रोक के रखा। रशिया की भी हार है, यूक्रेन की भी हार है। वेस्टर्न कंट्रीज ने सिर्फ पैसे देके रशिया को वीकन कर लिया, उनके लिए स्ट्रैटेजिक जीत है। नतीजा यही निकलेगा, 2 हिस्से यूक्रेन के और फिनलैंड बन जाएगा यूक्रेन। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई। वाकई में जो कुछ हो रहा है उस पर कितना भरोसा किया जाए, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन सर, एक विशेष सवाल आपके लिए है बग्गा साहब, जो बंसल जी पूछना चाहते हैं। बंसल जी ने मुझे कहा कि मुझे एक सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। मैं कौन हूं इजाजत देने वाला? अगर बग्गा साहब अलाउ करेंगे तो मैं अलाउ करूं, मुझे कोई दिक्कत। बग्गा साहब कहे कि हम सिर्फ देश के प्रतिष्ठित एंकर से ही सवाल पूछने को अलाउ करेंगे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बग्गा साहब आप कहे तो बंसल जी को इजाजत दी जाए। ये जर्नलिज्म में होता है लोडेड क्वेश्चन, कि आपके पास 3 विकल्प है, हाँ हाँ हाँ। चलिए, अब बंसल जी, आज से आपका शुमार देश के प्रतिष्ठित एंकर्स में होता है। पूछिए अपना सवाल बग्गा साहब से। नहीं अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बग्गा सर, मेरे तो आप प्रतिष्ठित अनिल जी एनालिस्ट ही रहने दीजिए, मैं उसी में मोर देन हैप्पी हूँ। बग्गा सर, मुझे ध्यान है जब मई 2019 में मैंने और कुणाल जी ने 30,000 रुपए के अराउंड गोल्ड पे खरीदारी की राय दी थी, तब आपने कम से कम 2-3 बार टीवी पे हाईलाइट करा था और बोला था कि गोल्ड को खरीद लो, एकदम सेफ है, क्योंकि रशियन बैंक खरीद रहे हैं अनिल जी, रशियन बैंक खरीद रहे हैं। बग्गा सर, आपने बोला था। अब काफी लोग मुझसे दिल्ली में, मतलब कि जो अनिल जी का एक फैन क्लब है जो मुझे वॉक पे मिलता है, अब तो कोविड चला गया है, यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, तो वो बार बार मुझसे बोलते हैं कि बग्गा सर से पूछो कि रशिया 2019 से तैयारी कर रहा था कि यूक्रेन की, तब से गोल्ड खरीद रहा था, क्योंकि एकमात्र आवाज जिसने उस समय बोला था कि रशियन बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, वो सिर्फ आप थे। तो छोटा मोटा तो बग्गा सर, देसी मीडिया तो हम भी पढ़ते हैं, यहाँ के येलो पेपर जितने भी आते हैं, येलो व्हाइट,
उसमें कहीं नहीं आया था, सिर्फ आपने बोला था। Absolutely. तो आपसे पूछना चाहता हूं, समझना चाहते हैं बहुत से लोग कि क्या रशिया तब से तैयारी कर रहा था इस वॉर की? जी नहीं, बिल्कुल राकेश जी, अगर आप देखिए 2019 से ही नहीं, 2000 से ही पुतिन जब से आए हैं उनको खून के घूंट पीने जा रहे थे, क्योंकि जब 91 में यूएसएसआर टूटा है तब अमेरिका ने उनको एक बिल्कुल बोला था, एश्योरेंस दिया था राकेश जी कि हम नेटो नहीं बढ़ाएंगे, और हर साल ये बढ़ाते रहे। 19 से 30 हो गए नेटो के मेंबर्स और रशिया तक पहुंच गए। पुतिन यही तैयारी कर रहे थे कि अब हम सक्षम हो जाएंगे। और अब मैं क्या कर रहा हूं, पिछले साल के काफी स्पीचेस पढ़ रहा था, और अगर आप वो स्पीचेस पढ़े, देखिए हम तो पढ़ते नहीं इतना ये कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं या नेटो के लोग क्या कह रहे हैं, इतना हमारा रुझान नहीं रहता था। पिछले एक महीने में ही पढ़ना शुरू किया, बट पिछले साल अगर आप देखें, पुतिन ने बहुत क्लियरली कहा कि मैं एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स करूंगा। अगर आप रशिया के ऊपर रेड लाइन क्रॉस करेंगे, मैं एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स करूंगा। ये आज नहीं, एक साल से ज्यादा पहले, पिछले जनवरी फरवरी से पुतिन कहते आ रहे थे, और ये रिपीट हो रहा था। बिल्कुल ये मिस किया गया, और यूक्रेन से तो बहुत मिस हुआ। रही बात इनकी, इन्होंने क्या किया 2014 में जब सैंक्शंस लगे राकेश जी, इन्होंने सारा अपना रिजर्व अमेरिका से डॉलर से निकालना शुरू कर दिया। 300 टन ये सालाना सोना खरीद रहे थे, प्लस एक सॉवरेन फंड इन्होंने खड़ा कर दिया जो अपना तेल की इनको आय आ रही थी, और अपनी इकोनॉमी को बैलेंस किया। तीसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने चीज किया है कि अगर आप रशियन स्टॉक मार्केट की ओनरशिप देखें, 28 कंपनीज लंदन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड थी, बहुत सारी कंपनी अमेरिका में लिस्टेड थी। अब इन्होंने स्टॉक मार्केट बंद कर रखा है, 5 दिन पहले था, अब बोल रहे हैं जब तक चाहिए तब तक बंद रखेंगे। तो नुकसान किसका हुआ? 500-600 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है वेस्टर्न इन्वेस्टर्स का। सारी बड़ी तेल कंपनियों का हिस्सेदारी थी, गैसप्रोम में, रॉसनेफ्ट में, ल्यूकॉयल में, जितनी रशियन ऑयल की कंपनियां हैं उसमें बीपी हो, शेल हो, एक्सॉन 20-20% हिस्सा लेके बैठी थी। तो पुतिन ने लंबी गेम खेली है, बहुत दूर की गेम खेली है। 4 तारीख को जी जिनपिंग को भी मिलके आए, क्योंकि डर क्या रहता है कि पुतिन यूरोप में उलझे रहे और वहां उनको साइबेरिया में चाइना अटैक कर दे। वो बहुत पुरानी दुश्मनी है, माओ और स्टालिन के टाइम की दुश्मनी है चाइना और रशिया में। अगर आप जो 1990 के दशक में 2 चाइनीज जनरल्स ने एक किताब पब्लिश की थी, चाइनीज वॉरफेयर करके राकेश जी, उसमें चाइना का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, फार ईस्ट रशिया कैप्चर करना, इंडिया का अरुणाचल और लद्दाख कैप्चर करना, और ऐसे वियतनाम बर्मा में से करना, और साउथ चाइना सी पे बिल्कुल सारा 200 नॉटिकल माइल आगे जाके, जबकि वो कमर्शियल स्पेस रहती है अंडर इंटरनेशनल रूल, ये तो लगभग इंडोनेशिया तक पहुंचने की इनकी गुहार थी। तो रशिया और चाइना स्टैंडर्ड एलाइज नहीं है, क्योंकि चाइना का दावा है काफी व्लादिवोस्टोक तक। तो पहले इन्होंने ये भी तय किया कि वो फ्रंट में चाइना ना खुल जाए कहीं, और फिर इन्होंने आक्रमण किया, और साथ में न्यूक्लियर हाथ में रखा कि मैं ये एसिमेट्रिक करूंगा। वेस्ट सिर्फ कड़ी निंदा करते रह गए, वो नेटो यूक्रेन के साथ खड़े नहीं हो पाए, फेसबुक वगैरह चले गए उधर से, वो रशिया को फर्क नहीं पड़ता। तो आत्मनिर्भर बने ये, इंटरनेट भी अपना बनाया और सक्षमता हासिल की। आखिरी चीज, जो ये एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे, रशिया इंपोर्ट करता था एग्रीकल्चर, पिछले 5 साल में बहुत प्रोत्साहन देके ये बड़े एक्सपोर्टर बन गए। आज के दिन में अगेन सेल्फ रिलायंट है रशिया एग्री कमोडिटीज में भी। तो बहुत जबरदस्त काम किया पुतिन ने ये तैयारी करने में, और वेस्ट बिल्कुल इसका विश्लेषण नहीं कर पाया। बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत ही गजब का। अच्छा सर, आप तो पूरी दुनिया की राजनीति पे नजर रखते हैं, कभी कभी घर पे भी देखते होंगे, बिल्कुल मतलब इंडिया वाली भी तो यूपी बिहार, सॉरी यूपी और पंजाब की राजनीति में भी